हरिओम। ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत पाठ्यक्रम के निर्धारण व विचारणीय विषय का अध्ययन करेंगे। पाठ्यक्रम के निर्धारण का तात्पर्य यह है कि पाठ्यक्रम को बनाते समय किन किन बातों को विचार करते हुए उनको अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत समाहित करना चाहिए। शिक्षण अधिगम व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षक जो है पाठ्यक्रम का निर्धारण भी करता है और शिक्षक पाठ्यक्रम को विद्यार्थी के लिए पढ़ाता भी है। अतः पाठ्यक्रम का निर्धारण इस प्रकार से शिक्षकों के माध्यम से होना चाहिए जो बालक का सर्वांगीण विकास कर सके तथा समाज का स्वस्थ रूप से विकास कर सके। अतः पाठ्यक्रम निर्धारण करना बालक के सर्वांगीण विकास के साथ साथ राष्ट्र के भी विकास का निर्धारण करना होता है। अतः पाठ्यक्रम निर्धारित करते समय किन किन महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों को या विचारधाराओं को ध्यान में रख कर निर्धारण करना चाहिए, अब हम लोग उसको देखते हैं। पहला है पाठ्यक्रम निर्धारण का आधार या दृष्टिकोण है दार्शनिक दृष्टिकोण। दार्शनिक दृष्टिकोण का दर्शन का मतलब होता है जो दिखाई दे, अर्थात जो इतना अधिक वास्तविक होता है जो कभी भी असत्य नहीं होता, दर्शन योग्य यानी देखने योग्य, या ये कहें कि जो समाज का आदर्श है, जो सदैव सामाजिक कल्याण का प्रेरणा प्रदान करने वाले रहें, चाहे वो धर्म संगत हो, चाहे वो समाज का महान सुधारक हो। समाज का दार्शनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत समाज के आदर्शों को, समाज के मूल्य यानी समाज में कौन कौन से ऐसे व्यवहार हैं जिनको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, और समाज के साहित्य कैसे हैं, समाज के धार्मिक साहित्य कैसे हैं, समाज के कला संबंधी साहित्य कैसे हैं, समाज के वास्तविकता को ध्यान में रख कर के समाज के लोगों ने कैसे विकास किया है, वो दार्शनिक साहित्य कैसे हैं, ये सब बातों को भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए। यदि हम आधुनिक दृष्टिकोण से विचार करें तो प्रकृतिवाद ये कहता है कि व्यक्ति को प्रकृति स्वयं सिखाती है, प्रकृति ही उसका गुरु है। अतः प्रकृति से हमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रकृति के साथ संतुलन स्थापित करके आदमी को व्यवहार सिखाया जा सकता है। प्रकृतिवाद का दृष्टिकोण ये कहता है। प्रयोजनवाद ये कहता है कि व्यक्ति किसी चीज़ का कोई करके सीखता है, कोई प्रयोग करके सीखता है। अतः प्रयोजनवाद यह कहता है कार्य करो और कार्य ही आपको सिखा देगा, आपको ज्ञान करा देगा। आदर्शवाद दार्शनिक दृष्टिकोण का एक प्रमुख आधार है। आदर्शवाद जो है शाश्वत चीज़ों को, जो कभी भी असत्य नहीं होने वाली हैं और जो अपने सर्वोत्तम स्वरूप में होती हैं, ऐसे चीज़ों पर विशेष बल देकर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल करना चाहिए। आगे चलते हैं। जैसे अगर दार्शनिक दृष्टिकोण की अगर बात करें तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो आस्था विश्वास रहा है, यानी धर्म के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति या किसी अस्थायी स्वरूप में किसी व्यक्ति के प्रति समाज के कल्याण को ध्यान में रखते हुए अगर उस समाज का संगठित स्वरूप रहा है, उस समाज में आदर्श स्वरूप के रूप में उसे स्वीकार किया गया है, तो उन सब चीज़ों को भी उस समाज के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल कर देना चाहिए। यदि हम दूसरे दृष्टिकोण की बात करें तो सामाजिक दृष्टिकोण है। सामाजिक दृष्टिकोण क्या है? सामाजिक दृष्टिकोण के अंतर्गत अगर ध्यान से देखें तो संबंधों में परिवर्तनशीलता को या संबंधों में आवश्यकता को या संबंधों के मूल्यों के अनुसार होने वाली परिवर्तन, आवश्यकता और दायित्वों को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को भी हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल करना चाहिए। जैसे सांस्कृतिक मूल्य यानी संस्कार संबंधी जो मूल्य होते हैं, आदर सम्मान, मान सम्मान, सहयोग, क्रिया, व्यवहार, ये सब परंपरा, समाज में कौन कौन सी परंपरा है जो समय के अनुसार वैसा किया जाता है। रीति रिवाज, उस समाज में कैसा रीति रहा, कैसा रिवाज रहा, कैसा तर त्यौहार रहा, समाज में धर्म की मान्यताएं कैसी रहीं,
लोगों का समाज में सोच समझ कैसा है, समाज के प्रति, व्यक्ति के प्रति स्वतंत्र आवश्यकता के प्रति क्या सोच रही, परिवर्तन के प्रति लोगों के अंदर क्या सोच है, क्या कैसा परिवर्तन चाहते हैं। समाज का संगठन यानी समाज में जो जाति के आधार पर संगठन बने हैं, समूह के आधार पर संगठन बने, क्षेत्र के आधार पर संगठन बने, कार्य के आधार पर संगठन बने, वो संगठनात्मक स्वरूप क्या है। समाज में संस्थाएं यानी परिवार का स्वरूप है, एकल है या संयुक्त परिवार है, ये सब संस्थाओं का स्वरूप कैसा है। समाज में परिवर्तन की क्या प्रवृत्ति है, परिवर्तन कैसा हो रहा है, कैसा नहीं, परिवर्तन करना आवश्यक है या नहीं। समाज में जातिगत संघर्ष है या नहीं, समाज का एक समाज का दूसरे समाज से संघर्ष है या नहीं, एक संस्कृति का दूसरे संस्कृति के संघर्ष है या नहीं, उनमें कौन उपयुक्त है, कौन उपयुक्त नहीं है। आपदा समाज में जो है, सामाजिक आपदा या सामाजिक संघर्ष के कारण से उत्पन्न होती है या प्राकृतिक आपदाएं किसी कारण से अगर उत्पन्न होती हों, तो ये सब सामाजिक समायोजन, समाज में जो है देश काल वातावरण के अनुसार सामाजिक समायोजन, सब लोग सद्भाव से रहते हैं या नहीं रहते हैं, इस सब बातों को भी ध्यान में रखा। समाज की जो है धारणा कैसी, विकास की धारणा या कला की धारणा या आपसी संघर्ष की धारणा है या फिर शिक्षा के प्रति धारणा है या किसी भी प्रकार का जो समाज की सामूहिक धारणा है, दृष्टिकोण है, उसको भी ध्यान में रखा जाता है। समाज में स्तर कैसा है, समाज में कितने वर्गों में बटा है, समाज में आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर स्तर है या जाति के आधार पर स्तर है या आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर है। समाज की भावनाएं कैसे, समाज में सोच समझ कैसी है, समाज में आर्थिक स्तर लोगों का कैसा है, धार्मिक आर्थिक स्तर के अनुसार लोगों की सोच समझ दृष्टिकोण का है। इन सब बातों को भी ध्यान में रख करके सामाजिक दृष्टिकोण को पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। तो समाज के अंतर्गत संबंधों को अगर समझेगा नहीं, व्यक्ति के बीच संबंधों का, व्यक्ति का समाज के बीच संबंधों का, समाज का व्यक्ति के बीच संबंधों का यदि उपयुक्त बातों को, संबंधों का निर्धारण एवं दायित्वों का निर्धारण सामाजिक दृष्टिकोण के अंतर्गत करते हुए पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए, ताकि व्यक्ति जो है एक स्वस्थ रूप से सामाजिक प्राणी भी हो सके और स्वस्थ नागरिक भी हो सके। अगला हम लोग चलते हैं, तीसरा जो दृष्टिकोण है लोकतांत्रिक दृष्टिकोण। आधुनिक विश्व में सर्वाधिक जो देशों में जो शासन तंत्र है वो लोकतांत्रिक शासन है। अब्राहम लिंकन के अनुसार यदि देखा जाए, लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन होता है। तो ये जो लोकतंत्र है यानी लोगों का जो जन समूह है जो अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन तंत्र चलाने के लिए संविधान का प्रावधान किए हैं। उस प्रावधान के तहत राज्य की एकता अखंडता किस प्रकार से सुरक्षित रहे, राष्ट्र की धरोहर, जो राष्ट्र के धरोहर हैं या आदर्श हैं, राष्ट्र की जो संपत्तियां हैं उनको किस तरह से सुरक्षित रखते हुए उसके ऐसे आदर्शों का पालन कराना, समाज को न्याय देना, संवैधान का महत्व समझना, संविधान के प्रति लोगों को संविधान का पालन कराना, संविधान के प्रति लोगों को जागरूक कराना, राष्ट्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना, सबकी सुरक्षा का ध्यान रखना, सबके सम्मान का ध्यान रखना, राष्ट्रीय पर्वों को मनाना, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत उचित परिवर्तन लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से कराना, अनुशासन यानी अनुशासन के अंतर्गत सदाचरण और प्रशासनिक लोग उचित अनुशासन का पालन करते हुए संविधान का पालन कराना, अधिकार एवं कर्तव्य, लोगों के अधिकार और कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाते हुए सबके अधिकार और कर्तव्यों की रक्षा करना, जीविकोपार्जन, लोकतंत्र के अंतर्गत सबको जीविकोपार्जन यानी रोजगार उपलब्ध कराना, सबको जीविकोपार्जन की व्यवस्था करना, पारस्परिक लोगों जनता के बीच में पारस्परिक सद्भाव एवं सहयोग की भावना हो सके ताकि राष्ट्र व्यक्ति का विकास हो सके, राष्ट्र का विकास हो सके। ये सब सभी दृष्टिकोण लोकतांत्रिक दृष्टिकोण के प्रमुख आधार एवं अंग हैं और आधुनिक शासन व्यवस्था से बाहर कोई भी नहीं हो सकता। इसलिए बालक के पाठ्यक्रम के निर्माण हेतु या शिक्षण अधिगम व्यवस्था के अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्माण करने हेतु लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को भी शामिल करना परम आवश्यक होता है, ताकि व्यक्ति शासन और समाज के बीच रहते हुए अपने अधिकार और कर्तव्यों के बीच संतुलन स्थापित करते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। यदि हम चौथे दृष्टिकोण की बात करें तो वह मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण आधुनिक दृष्टिकोण का एक प्रमुख आधार है। मनोविज्ञान का तात्पर्य होता है मानव व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, यानी मनुष्य के व्यवहार का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करते हुए दृष्टिकोण का निश्चित करना या
सोच समझ व्यवहार का निर्धारण करना, यानी मानव व्यवहार का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है, जिसके अंतर्गत वह व्यक्तिगत और सामाजिक दृष्टिकोण निर्धारित किए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत जैसे उसकी अधिगम क्षमता, यानी उसके सीखने की क्षमता क्या है, उस बालक की आयु क्या है, उम्र स्तर क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसका इमोशंस कैसा है, संवेग कैसा है, उसको प्रेरणा ध्यान उपकरण, यानी प्रेरणा वो क्या किस चीज़ से प्रेरित है, क्या बनना चाहता है, उसका ध्यान क्या है, उसकी मतलब किसी चीज़ को जिम्मेदारी के साथ करने की क्षमता क्या है। इसके लिए विभिन्न उपकरणों यानी वैज्ञानिक मशीनों को, जैसे प्रोजेक्टर मशीन, प्रैक्टिकल संबंधी बहुत सारी मशीनें आती हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक जैसे ट्रायल और एरर प्रयत्न, बहुत सारे ऐसे मनोविज्ञानिक उपकरण अपनाए गए हैं, सिद्धांत दिए गए हैं, जिसके माध्यम से वैज्ञानिक पद्धति का वह प्रयोग करते हुए सामाजिक मनोविज्ञान यानी समाज के अंतर्गत सामूहिक रूप से जो व्यवहार परिवर्तन होते हैं उसको भी महत्व को इसमें शामिल किया जाता है। साथ में जैविक परिवर्तन यानी शारीरिक संबंधी विकासात्मक जो परिवर्तन है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, सब विभिन्न अवस्थाओं के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन और दृष्टिकोण, सोच समझ, बुद्धि इत्यादि सभी दृष्टिकोणों को भी मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और यह मनोविज्ञान बालक के विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण कराने में सहयोग देता है। अतः मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी पाठ्यक्रम के निर्धारण के अंतर्गत शामिल किया जाना परम आवश्यक होता है। आगे चलते हैं वैश्विक दृष्टिकोण। वैश्विक दृष्टिकोण का अर्थ तात्पर्य है कि विश्व के सभी देशों का एकीकरण के दृष्टिकोण से, यानी वसुधैव कुटुंबकम, यानी विश्व ही हमारा परिवार है, इस बात को भी ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए। यानी अंतर्राष्ट्रीय समझौता कैसे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन कैसे हैं, हम किस प्रकार से जैसे सार्क है, ब्रिक्स है, G20 है, ये सब जो संगठन है उन संगठनों को भी हमको संज्ञान में पाठ्यक्रम निर्धारण करते समय, वित्तीय संस्थाएं कैसी हैं, जैसे IMF, विश्व बैंक है, IDA है, ये तमाम प्रकार की जो संस्थाएं हैं, वित्तीय संस्थाएं हैं, जो आर्थिक लाभ और हानि व्यापार के माध्यम से जो होता रहता है। विश्व के अंदर विभिन्न देशों में चुनौतियाँ क्या हैं, विकास की स्थिति क्या है, आर्थिक विकास का अधिक महत्व है या राजनीतिक वर्चस्व का अधिक महत्व है, किन समयों में कैसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, वैश्विक परिस्थिति भी यानी विश्व स्तर पर ऐसी गतिविधियां जिसमें वैश्विक व्यापार के फलस्वरूप सांस्कृतिक जो परिवर्तन होते हैं, सांस्कृतिक परिवर्तन वह परिवर्तन आवश्यक है या अनावश्यक है, उचित है या अनुचित है, और विश्व में औद्योगिकीकरण यानी उद्योग धंधों का विकास कैसा है, सेवा क्षेत्र का विकास कैसा है, कृषि के प्रति लोगों का दृष्टिकोण कैसा है, या हमारा वैश्विक स्तर पर लेन देन व्यापार संबंधी गतिविधियां इनके दृष्टिकोण में किस प्रकार की हैं, इन सब वर्तमान आवश्यकताओं को भी ध्यान में रख करके विश्व स्तर की जानकारियों को भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जाना परम आवश्यक होता है, ताकि बालक स्वयं अपने को समाज से जोड़े, समाज उसको देश से जोड़े, देश उसको सभी देशों से जोड़े, ये क्रम चल सके या इस तरह से उसका विकास किया जा सके। अगला इसका अगर दृष्टिकोण देखा जाए पाठ्यक्रम निर्धारण का, तो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान जो है, सामान्यतः विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्या करती है, मानव को सुविधा, सहायता और कुशलता प्रदान करती हैं, जिसके माध्यम से वह कम से कम संसाधनों से अधिक लाभ या अधिक से अधिक क्रिया का संपादन करता है। तो पाठ्यक्रम निर्धारण करते समय इनका भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इनका जो आविष्कार है, जो उपकरण है, जो इनके द्वारा खोज की जाती है, वह मानव व्यवहार की बहुत सारी आवश्यकताओं को सुलभता के साथ पूरा करती है या हमारे सुख समृद्धि में क्या करती है, वृद्धि करती है। इन यंत्रों का प्रारूप, यातायात के विभिन्न साधनों का निर्माण, संचार के साधनों का जैसे मोबाइल, व्हाट्सएप, ईमेल, जीमेल जो भी है, बैंकिंग सुविधाओं का विकास, इंटरनेट संबंधी सुविधाएं, शिक्षण पद्धति के अंतर्गत सुधार एवं गतिविधियां, और उपभोग संबंधी वस्तुओं का खोज एवं निर्माण, और सूचना एवं प्रौद्योगिकी यानी सूचना के संदर्भ में प्रौद्योगिकी संबंधी विभिन्न खोजें एवं आविष्कारों का, इस प्रकार से सुलभ और सुखद गतिविधियों या आचरण में परिवर्तन लाती हैं, जिससे मानव व्यवहार अत्यधिक प्रभावित होता है। अतः विज्ञान और प्रौद्योगिकी
आज के समय में मानव व्यवहार के प्रत्येक क्षेत्र में एक सहयोगी आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से है, जिसके परिणाम स्वरूप इसका प्रभाव मानव के हर क्षेत्रों में पड़ता है। हर क्षेत्र में पड़ने के कारण से इसको भी पाठ्यक्रम के निर्धारण करने में शामिल किया जाना चाहिए। अब इसमें विचारणी विषय के अंतर्गत इन बातों को ध्यान में रखना है कि किस स्तर पर किस विषय की मात्रा शामिल हो, क्योंकि पाठ्यक्रम का निर्धारण विभिन्न कक्षा वर्गों के आधार पर किया जाता है। तो इसमें विचार ये किया जाता है कि किस क्लास में किस विषय का कितनी मात्रा इस प्रकार से निर्धारित किया जाए कि वह बालक को उस आयु समूह के अंदर व्यवस्थित रूप से उसका ज्ञान हो सके, वह उसे धारण कर सके, वह उसे समझ सके। इस प्रकार से पाठ्यक्रम निर्धारण के अंतर्गत विचारणी जो विषय हैं वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत निर्धारण में मुख्य शिक्षक होता है। अतः वास्तव में शिक्षक ही राष्ट्र का निर्माता है, राष्ट्र का नेतृत्व करने वाला है। बालकों का या भविष्य का निर्माता भी शिक्षक ही है। अतः पाठ्यक्रम निर्धारण करते समय शिक्षक को दार्शनिक दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैश्विक दृष्टिकोण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दृष्टिकोण इत्यादि अन्य और भी दृष्टिकोणों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मेरा यह लेक्चर आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और इसे बार बार सुनने से आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अतः इसे बार बार सुनिए, याद कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।